बहुत बड़ा क्वेश्चन जो कि दुनिया मुझसे पूछती है, भाई ये वाईएसआर आपके भाई तो नहीं है? मैं भी अजमेर से हूँ, वो भी अजमेर से हैं। आइए मिलते हैं योगेंद्र सिंह राठौड़ जी से। सर तो आज लोगों को बता ही दिया जाए कि हम लोग भाई हैं, रिलेटिव हैं, क्या हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये साइकोसोमेटिक बीमारियाँ क्या है? काफ़ी सारी रिसर्च ये बता रही हैं कि आपके माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है आपके शरीर को प्रभावित करने के अंदर। बहुत सारा अगर आप स्ट्रेस अपने अंदर रखते हैं, बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर रखते हैं। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोच बीएसआर पे। आज के पॉडकास्ट में आप सभी को बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा जो कि आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी ज़िंदगी को ठीक करने से रिलेटेड है। और नंबर 3, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो कि दुनिया मुझसे पूछती है, भाई ये वाईएसआर आपके भाई तो नहीं है? उसका भी जवाब आपको आज के पॉडकास्ट से मिलेगा। सो आइए सभी लोग स्वागत करते हैं मिलके वाईएसआर सर का, योगेंद्र सिंह राठौड़ का, जो कि मेरी सेम सिटी से हैं। मैं भी अजमेर से हूँ, वो भी अजमेर से हैं। आइए मिलते हैं योगेंद्र सिंह राठौड़ जी से। कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच हाउ फॉर वंडरफुल। इनवाइटिंग मी। थैंक यू। सर तो आज लोगों को बता ही दिया जाए कि हम लोग भाई हैं, रिलेटिव हैं, क्या हैं। वी आर जस्ट ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। ऐसा है कि हाउ ब्यूटीफुल। रूट बिल्कुल सिमिलर, रूट सिमिलर जर्नीज। बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है ये। हाउ ब्यूटीफुल। आई मीन दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब सेम सिटी से किसी से मिलते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान से, किसी से। सो योगेंद्र जी ने अपना मुकाम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हासिल किया और आज की डेट में एनएलपी में वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। सो योगेंद्र सर, सीधा बातचीत करते हैं, लोगों के बेनिफिट की बात करते हैं। जी जी आज बहुत सारी बीमारियां हैं और कहते हैं कि मैक्सिमम बीमारियां साइकोसोमेटिक है। जी जी। सो और एनएलपी एक बहुत ही बड़ी साइंस है जिससे कि इसे ठीक किया जा सकता है। सो आप भी काफ़ी सारे लोगों को हील करते हैं, काफ़ी सारे लोगों को ठीक करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो बीमारियां हैं वो एक्चुअली बनती कैसे? ये साइकोसोमेटिक बीमारियां क्या है? क्या वास्तव में ये सही है? क्या वास्तव में 80% बीमारियां साइकोसोमेटिक है? जी बिल्कुल। और आजकल तो इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हो रही है कि साइको का मतलब है आपका माइंड और सोमा का मतलब है बॉडी। तो यानी कि साइकोसोमेटिक डिजीज़ वो कैटेगरी ऑफ डिजीज़ हैं जो रूट माइंड में लेती हैं और फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी में आती हैं। जी। तो एनएलपी में भी ये बात बहुत समय से कही जाती है कि आपकी बॉडी और माइंड एक ही सिस्टम है। अगर आप अपने माइंड में टॉक्सिक विचार रखोगे, टॉक्सिक थॉट्स रखोगे, तो धीरे धीरे वो टॉक्सिसिटी आपके सेल्स के लिए ख़राब एनवायरनमेंट क्रिएट करती है और अलग अलग प्रकार की बीमारियां पैदा कर सकती हैं। 1983 तक तो बॉडी के अंदर माइंड को इंक्लूड ही नहीं करते थे वो, कि आपके अंदर कोई डिजीज़ बन रही है तो माइंड का कुछ रोल हो सकता है, उसके ऊपर कोई बात नहीं की जाती थी, कोई रूडिमेंट्री रिसर्च भी नहीं थी। लेकिन आज काफ़ी सारी रिसर्च ये बता रही हैं कि आपके माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है आपके शरीर को प्रभावित करने के अंदर। तो साइकोसोमेटिक डिजीज़ में कई प्रकार की डिजीज़ आ सकती हैं। आज आप देखें कि बहुत सारा अगर आप स्ट्रेस अपने अंदर रखते हैं, बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर रखते हैं, तो ये सेम चीज़ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर सकती हैं, ये आपके इम्यून सिस्टम को ख़राब कर सकती हैं, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को, बॉडी की परफॉर्मेंस को ख़राब कर सकती हैं। तो बिल्कुल आज की डेट में ये एक लेजिटिमेट टॉपिक है। बहुत सारी रिसर्च इस पे हो रही हैं कि माइंड से कैसे बीमारियां जो है हमारे शरीर में आ जाती हैं। इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा और एलेबोरेट आपको करूं तो हम सभी जानते हैं कि स्ट्रेस बेसिकली क्या है कि एक फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स में हम लोग जब रहने लग जाते हैं तो उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। तो पहले क्या होता था कि आपने कोई भी डेंजर बाहर देखा, अगर बाहरी वर्ल्ड में आपने कोई भी खतरा देखा, तो आपका एमिगडाला एक्टिवेट होता है। ब्रेन का एक छोटा सा ग्लैंड है, इसे आप समझ लीजिए कि एक सिक्योरिटी गार्ड अंदर बैठा हुआ है हमारे, जो चेक कर रहा है कि बाहर कोई खतरा तो नहीं है। ठीक है। तो जैसे ही इसको थ्रेट मिलता है या फिर थ्रेट ये रिकग्नाइज करता है, तो ये आपकी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस इनिशिएट करता है, कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस इनिशिएट करता है। तो जैसे ही आप फाइट फ्लाइट मोड में जाते हैं तो उस समय पे कुछ 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आपके शरीर में आती हैं। मैं इसे कई बार कहता हूँ F3 मोड, फाइट फ्लाइट और फ्रीज मोड। तो जैसे हमारी कार के अलग अलग मोड हैं, आप अगर कार को ऑटो मोड में डालेंगे, स्पोर्ट मोड में डालेंगे, तो कार अलग तरीके से बिहेव करती है। हम हमारे फ्रिज को अलग मोड में डालें, हमारी माइक्रोवेव को अलग मोड में डालें तो अलग तरीके से फंक्शन करती है। तो ये भी तो एक मशीन है, इस मशीन का भी अलग अलग मोड हो सकता है। वैसे एक मोड है हमारा F3 मोड, फाइट फ्लाइट और फ्रीज मोड। जैसे ही हमारी बॉडी इस मोड में गई तो कुछ बेसिक चेंजेस हमारे शरीर में होते हैं। सबसे पहला चेंज ये होगा
कि जो ब्लड सप्लाई आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में है, आपकी गट में जो ब्लड सप्लाई है, वो ब्लड सप्लाई रोक दी जाती है, कम कर दी जाती है आपके ब्रेन के द्वारा, और सारा जो ब्लड है वो आपके हाथ पैरों की मसल्स में डाला जाता है। Correct. क्यों? क्योंकि चाहे आप भागोगे चाहे आप लड़ोगे, आपके हाथ पैरों की मसल्स में दम चाहिए उस टाइम पे। True. तो वो सारी ब्लड सप्लाई गट में से हटा के हाथ पैरों की मसल्स में भेजने लग जाएगा। ये पहला चेंज है। Absolutely. दूसरा चेंज आता है आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे हम इंटेलेक्ट कहते हैं, बुद्धि कहते हैं जिसे हिंदी में। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा ब्रेन का वो रीजन है जहाँ से हम लॉजिक अप्लाई करते हैं, रीजनिंग, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें हमारी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करती है। जैसे ही आपके अंदर F3 मोड एक्टिवेट होता है, यू डिसकनेक्ट विथ योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। Okay. इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि हम कई बार जब गुस्से में अजीब तरीके से रिएक्ट कर देते हैं या शाउट कर देते हैं ऊंची आवाज़ में, जब गुस्सा शांत होता है तो हम उस पर रिग्रेट करते हैं। मैक्सिमम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि उनके अंदर एक रिग्रेट आता है, कि पछतावा आता है कि मैंने ये क्यों किया। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को आप अगली बार सेम सिचुएशन में डालिए, वो फिर से वैसा ही बिहेव करता है। जी. इरेशनल, इलॉजिकल। व्हाई? बिकॉज उस मोमेंट में जब आप F3 मोड में हो, यू आर नॉट कनेक्टेड विथ योर लॉजिक। तो आप देखें कि एक व्यक्ति जिसे फोबिया है, कॉकरोच का फोबिया है, वो लॉजिकली तो जानता है ना कि कॉकरोच मुझे कुछ नहीं कर सकता। Correct. लॉजिकली उसे पता है। जिन्हें लिजर्ड्स का है उन्हें लॉजिकली पता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आके मुझे खा लेगा या मार देगा। बट स्टिल वाई दे आर अफ्रेड ऑफ इट, वाई दे कैन नॉट लॉजिकली कंट्रोल इट? बिकॉज जब आपके अंदर वो F3 मोड एक्टिवेटेड है तो यू आर नॉट कनेक्टेड विथ योर रीजन ऑफ योर ब्रेन जो लॉजिक लगाते हैं, आप कनेक्टेड ही नहीं है। तो गुस्से में एक चीज़ जो मैं बहुत फनी लगती है मुझे, कि हम ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, सामने भी बैठा हो व्यक्ति तो भी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। तो इसका क्या लॉजिक है? व्यक्ति उतनी सी डिस्टेंस पे है, आप नॉर्मल बोलोगे तो भी उस तक पहुंच जाएगा ना। करेक्ट. तो ऊंचा क्यों बोलना है आपको? कंप्लीटली इलॉजिकल बिहेवियर है, लेकिन फिर भी हम ये चीज़ करते हैं। तो सेकंड F3 मोड में जो एक्शन होता है कि यू गेट डिसकनेक्टेड विथ योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तीसरी चीज़ होती है, आपका इम्यून सिस्टम में से भी ब्लड सप्लाई वीक रोक दी जाती है, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम भी, उसकी फंक्शनिंग भी वीक हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जितनी बार आप एंग्री होते हैं, जितनी बार आप एंग्जाइटी एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद में 15-20 मिनट तक आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड स्टेट में रहता है, मतलब दबावा रहता है, इतना फुल फ्लेज एक्टिव नहीं रहता है। तो तीसरी चीज़, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीकन होने लगता है, कमज़ोर पड़ता है जितनी देर आप F3 मोड में है। क्योंकि ब्रेन का सिंपल सा लॉजिक है कि भाई अभी अंदर के बैक्टीरिया से फाइट नहीं करना है, अभी जो बाहर डेंजर है उससे पहले फाइट करो। अभी अंदर का खाना पचाना जरूरी नहीं है, अभी खाना बनना नहीं है किसी का, अभी ये ख्याल रखो कि खाना बने नहीं हम किसी का। उसका ये मेन बेसिक लॉजिक चलता है जिस पे वो काम करने की प्रयास करता है। सो ये तीसरा चेंज है जो आता है। चौथा चेंज ये आता है कि हमारे लीवर के आसपास एक्स्ट्रा शुगर बचा के रखता है, डिपॉजिट्स रहते हैं जो इमरजेंसी के लिए ब्रेन यूज़ करता है। जैसे ही आप F3 मोड में जाते हो, वो शुगर वहाँ से निकाल करके ब्लड में डालना चालू कर देता है, इंजेक्ट करना चालू करता है, ताकि एनर्जी सीधी हाथ पैरों की मसल्स में पहुँचे। ओके. ब्लड वेसल को पतला कर देता है ताकि प्रेशर से ब्लड जाए, और हार्ट की पावर थोड़ी सी बढ़ा देता है ताकि जल्दी से ये प्रोसेस ये है पूरा F3 मोड। अब सोच के देखें, अगर रोज आप हार्ट की पावर को बढ़ाओगे और पाइप को पतला करोगे, या तो किस दिन पाइप फटेगा, किस दिन मोटर जलेगी। ये रेगुलरली हो रहा है। करेक्ट. दूसरी चीज़ जो एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसाइट है वो ये है कि अब पहले के टाइम में ये जो F3 मोड है बहुत ही यूज़फुल मोड है हमारे लिए, हमारे बचाव के लिए, कि आपके सामने अगर कोई शेर आ गया, कोई भालू आ गया, तो आपके मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है वो ज़रूरी है लड़ने के लिए, भागने के लिए, पेड़ पे चढ़ने के लिए, छुपने के लिए, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज कोई एक्चुअल डेंजर नहीं है। करेक्ट. आज आप अपने ऑफिस में अपने प्रोजेक्ट की डेडलाइन से सेम F3 मोड एक्टिवेट कर रहे हो। तो पहले जो ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर जा रही थी उसको आप यूज़ कर रहे थे, मे बी आप लड़ रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन आज तो बैठे बैठे शुगर जा रही है। यहाँ से आप देखें तो डायबिटीज़ 1-2 इश्यूज़ पैदा होना। इसलिए साइकोसोमेटिक में आप देखें कि साइकोसोमेटिक या ऑटो इम्यून जब बन रहा होता है तो बहुत से केसेस में ये देखा गया है कि अर्ली स्टेजेस में वो आपके स्टमक में रिफ्लेक्ट होता है। ओके. माइंड से पैदा होने वाली बीमारियां अगर शरीर में आ रही हैं, साइकोसोमेटिक है, तो उनमें एक सिम्टम हमेशा देखा जाता है कि आपकी गट में सबसे, क्योंकि आप F3 मोड में जी रहे हो, आपकी गट बेकार हो रही है सबसे ज़्यादा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार हो रहा है, जिसमें सेंट्रल ओबेसिटी आ जाना,
कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाना, एसिड इश्यूज हो जाना, ये IBS जैसी इश्यूज हो जाना, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं. करेक्ट. तो दिस इज़ हाउ आवर बॉडी एंड माइंड आर कनेक्टेड एंड दिस इज़ हाउ दे आर रिलेटेड टू सो ब्यूटीफुल. बहुत ही प्यारे तरीके से आपने, मैंने ये एक्सप्लेनेशन पहले नहीं सुना है कहीं पे भी कि ये लिवर में एक्स्ट्रा शुगर होती है, ये पता था, लेकिन उसके कारण क्या क्या होता है. दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग. तो अब इनको ठीक करने के लिए, क्योंकि माइंड से पैदा हुई है, बॉडी में दिख रही है, माइंड के साथ हम क्या करें, या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जिससे कि हम इन्हें ठीक करें, जिससे कि हम अपनी बॉडी को बचा सकें, अपने माइंड को बचा सकें, अपनी ऊर्जा को सही कामों पे लगा सकें. जी जी बिल्कुल. पहले तो मैं थोड़ा NLP दर्शकों के लिए कर दूं, क्योंकि ये एक्सप्लेन कर सकते हैं. मैं हर वीक वेबिनार्स करता हूँ, लेकिन उसमें सवाल 60% लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने कभी सुना नहीं है कि जी, जी, NLP क्या है. करेक्ट. सो NLP इज़ बेसिकली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. न्यूरो जैसा कि शब्द है, इट इज़ रिलेटेड टू योर ब्रेन, योर नर्वस सिस्टम. ट्रू. सो न्यूरो मीन्स कि आप एनवायरनमेंट से लगातार, हम लोग एनवायरनमेंट से इनपुट ले रहे हैं, उस इनपुट को नर्वस सिस्टम प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करके परसेप्शन बना रहा है, मेंटल मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं. फिर ये मेंटल मॉडल्स हमारे गाइडिंग फैक्टर बन जाते हैं इस दुनिया में जीने के लिए. सो न्यूरो मतलब आपके परसेप्शंस को समझना, जिससे आपकी थिंकिंग को आप समझ सकें. तो न्यूरो मीन्स थिंकिंग एंड परसेप्शन, इस पार्ट को न्यूरो कह देते हैं. लिंग्विस्टिक्स मतलब लैंग्वेज. तो हमारा खुद के साथ में लगातार कम्युनिकेशन चल रहा है. सेल्फ टॉक के जरिए हम रोज़ खुद से बात करते हैं. एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सबसे ज़्यादा बात अपने पति पत्नी बच्चे माता पिता दोस्तों से नहीं, सबसे ज़्यादा वो खुद से बात करता है. आप जब साइलेंट हैं, आप विपासना में भी हैं, तब भी आप खुद से तो बात कर ही रहे हैं. सो सबसे ज़्यादा आप खुद से बात कर रहे हैं. एंड द वे यू कम्युनिकेट विथ योर सेल्फ इज़ डिसाइडिंग सो मैनी थिंग्स अबाउट यू. ट्रू. राइट. सो लिंग्विस्टिक्स मीन्स कम्युनिकेशन, जो आपका खुद के साथ है और आपका जो दुनिया के साथ में कम्युनिकेशन है, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो लिंग्विस्टिक पार्ट उस पर डील करता है, हाउ यू कम्युनिकेट विथ योर सेल्फ एंड हाउ यू कम्युनिकेट विथ अदर पीपल. करेक्ट. एंड थर्ड पार्ट है प्रोग्रामिंग. प्रोग्राम मतलब कि एक ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसको जब भी एक इनपुट मिले तो सेम आउटपुट दे आपको. दैट इज़ प्रोग्राम. तो प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम्ड बिहेवियर्स, प्रोग्राम्ड हैबिट्स, कि आप एक एनवायरनमेंट में जब आपको ट्रिगर मिले तो आप सेम ही टाइप से बार बार बिहेव कर रहे हैं, या फिर सेम ही आदतें आप लेकर के चल रहे हैं. आदतें मेंटल भी हो सकती हैं और फिजिकल भी हो सकती हैं. फिजिकल आदतें होंगी कहीं आपका लेट पहुंचना, जल्दी पहुंचना, राइट हैंड से खाना, लेफ्ट हैंड से खाना, ये सब फिजिकल आदतें हैं. मेंटल आदतें हैं ओवर थिंकिंग, वरी, नेगेटिव थिंकिंग, पास्ट में रूमिनेट करना, ये सब हो गई मेंटल हैबिट्स आपकी जी. तो दोनों ही प्रोग्राम्ड वे में चलती हैं. तो आप देखते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या एक प्रोग्राम्ड बिहेवियर है, कि आप करना नहीं चाह रहे हैं लेकिन ऑटोमेटिकली बस चल रहा है, कंपल्सिवली आपके अंदर बस चले जा रहा है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर. सो प्रोग्रामिंग मीन्स उस प्रोग्राम को समझना और फिर उसको चेंज कर पाना, रीवायर करना. सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मतलब है कि अपने परसेप्शन, अपने मॉडल समझना, अपनी थिंकिंग को समझना, उसे समझ करके अपने अंदर की लैंग्वेज को बदलना, लोगों के साथ जो लैंग्वेज है उसे बदलना, एंड देन अल्टीमेटली चेंजिंग योर मेंटल एंड इमोशनल हैबिट्स, प्रोग्राम्ड बिहेवियर्स. दैट इज़ व्हाट NLP इज़. सो जो आपने सवाल किया कि डिजीज़ अगर हैं तो सबसे पहले अगर माइंड से आ रही हैं तो एक पार्ट है माइंड का थॉट. माइंड इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर्स, नॉट बिहेवियर्स, मेमोरीज. तो इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, मेमोरीज हैं, हमारी सेल्फ इमेज है, ईगो है. करेक्ट. ये सारी चीज़ें हमारे माइंड का हिस्सा हैं. जी. तो आपकी जो बीमारी आ रही है वो आपकी थिंकिंग से आ सकती है. लगातार एक आदत बन गई है आपकी गलत थॉट प्रोसेस में रहने की. दिस कैन बी अ कॉज. गलत इमोशंस आपको पैदा होते हैं, रिएक्टिवली आप इमोशन पैदा करते हैं. थॉट इमोशन भी आपस में जुड़े ही होते हैं. कई बार आप अपनी फीलिंग से डील नहीं कर पाते हैं, कि फीलिंग्स जो बन रही हैं आपको वो डील करनी नहीं आती है. और कई बार आपके पास्ट के कोई ट्रॉमा है, पास्ट का कोई ख़राब मेमोरी पड़ा हुआ है अंदर, कोई चाइल्डहुड में अब्यूज़ हो गया था, कोई धोखा लग गया था, कोई बड़ा बिजनेस लॉस हो गया था, कोई बड़ी फेलियर मिल गई थी आपको, किसी ने आपका ट्रस्ट बिट्रे कर दिया था, तो कोई इंसल्ट हो गई थी आपकी, कोई एम्बेरसमेंट आपको मिल गया था. राइट. सो ऐसे, या फिर आपकी पेरेंटिंग बहुत ख़राब रही बचपन में. तो ये सारे आपके जो पास्ट के इवेंट्स अंदर पड़े हुए हैं, आपका सबकॉन्शियस कुछ भी छोड़ता नहीं है, वो इवेंट्स अंदर पड़े हुए हैं. तो वो इवेंट्स भी आपको कंट्रोल करते हैं. तो
साइकोसोमेटिक अगर डिजीज़ है तो सिर्फ थॉट्स पे ही नहीं है, इट इज़ ऑल्सो क्रिएटेड बाय योर पास्ट ट्रोमाज। अगर पास्ट के कुछ ट्रोमाज पड़े हुए हैं वो भी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि किसी लव्ड वन की अगर डेथ हो गई तो आपके ब्रेन का एक मैकेनिज्म है उस ग्रीफ को प्रोसेस करने का, राइट, कि 3-4 स्टेजेस उसकी होती हैं जिस स्टेज में वो ग्रीफ को प्रोसेस कर लेता है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं नहीं निकल पाते इसमें से, वो 5 साल से उसमें पड़े हुए हैं, Correct. उसमें से निकले नहीं हैं। तो वो ट्रोमा जो पड़ा हुआ है वो शरीर में किसी न किसी प्रकार की टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। ब्रूस लिप्टन है जिन्होंने बायोलॉजी ऑफ बिलीफ काफ़ी पॉपुलर किताब लिखी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी रिसर्च में इस पे दिखाया है कि कैसे हमारे नेगेटिव विचार जो हैं वो हमारी सेल्यूलर हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। तो सो पास्ट को हील करना पड़ेगा। वी हैव टू। So how do we get into the past? मतलब Yeah. is it possible, like कई बार रिकॉल कर सकता है इंसान पास्ट को? यस, पास्ट को रिकॉल तो अगर सिग्निफिकेंट है, अगर सपोज कोई अब्यूज़ आपके साथ हुआ है वो तो आप वो कर आपके सकते हो। साथ ज़िंदगी भर रहेगा, आप उसे भूलोगे नहीं। Hmm. आज अगर हम रोज़ घर से स्कूल जाते थे तो हमें हर दिन याद नहीं रहेगा, लेकिन किसी दिन आपका एक्सीडेंट हुआ था वो आज भी आपकी मेमोरी में एज इट इज़ बना हुआ रहेगा। तो जो सिग्निफिकेंटली नेगेटिवली चार्ज इवेंट्स हैं हमारे, वो इवेंट्स हमारा ब्रेन पकड़ के रखता है। ट्रू। वो रखता है। तो हमें सबसे पहला काम जो करना होता है कि अगर साइकोसोमेटिक से हमें बचना है तो क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट तो अपनी थिंकिंग को, प्रेजेंट में अपनी थिंकिंग को हमें चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू लर्न टू हील अवर पास्ट। हमें अपने पास्ट को हील करना पड़ेगा। ऐसे कुछ इवेंट्स अगर पड़े हैं जो सिग्निफिकेंट है वो हमें याद रहेंगे ही। जो याद ही नहीं है वो इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है आपके लिए। तो जो सिग्निफिकेंट है, अब्यूज़ के, इंसल्ट के, बुली के, ऐसे कोई लॉसेस के, ऐसे इवेंट्स आपको याद रहते हैं, तो उन्हें आपको हील करना पड़ेगा। प्रेजेंट के लिए आपको राइट थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा कि जो नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, वरी, ये सब जो दिमाग की आदत बन गई है आज की डेट में, स्ट्रेस में रहना, लगातार स्ट्रेस के अंदर है, तो वो जो स्ट्रेस है उसको हमें हील करना पड़ेगा। सो तो जैसे इसका कोई प्रोसेस होता है एग्जैक्टली हील करने का? यस, एनएलपी में देर आर डीप टेक्निक्स, जिन टेक्निक्स पे अगर काम किया जाए तो हील किया जा सकता है कि पास्ट को भी हील। देर आर मेडिटेशंस, राइट, तो जिस पे अगर काम किया जाए तो हील किया जा सकता है। तो पास्ट को हील किया जा सकता है। और उसके तो खैर लंबे मेडिटेशंस हैं, तो आई डोंट थिंक कि अपन पॉडकास्ट में वो करा पाएंगे, बट लेकिन जैसे आपके यूट्यूब चैनल पे अगर आपने कोई ऐसा वीडियो बना रखा है जो कि यहाँ पे रेकमेंड किया जा सके जिसमें किसी तरह का हीलिंग से रिलेटेड। हाँ, जो मेरे आई थिंक 2 दिन के हील योर माइंड टू हील योर लाइफ वर्कशॉप चलती है मेरी, उसके अंदर मैं ये टेक्निक करवाता हूँ जो कि लगभग 20 मिनट का मेडिटेशन है टू हील योर पास्ट। सो पीपल कैन अटेंड दैट विल हेल्प देम। तो उसका पूरा लिंक वगैरह हम लोग दर्शकों को इसके नीचे दे देते हैं। सो दोस्तों, ये 2 दिन का वर्कशॉप होता है। आप में से हर एक आदमी इसे ज़रूर अटेंड करें। इस वीडियो पॉडकास्ट के नीचे मैं आपको इसके लिंक दे रहा हूँ ताकि आपकी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो ठीक हो सकते हैं, क्योंकि ही चैलेंजेस इसलिए रहे हैं बिकॉज वी हैव क्रिएटेड देम। हमने ही क्रिएट किया, हमें नहीं पता कि हमने कैसे क्रिएट किया। मैं इसी के बारे में योगेंद्र सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बात करता हूँ कि भाई पास्ट में आपके साथ आज जो हो रहा है आप ही ने ऑर्डर किया है, आप ही को उसको ठीक करना पड़ेगा, आपको दूसरे ऑर्डर देने पड़ेंगे। तो यहाँ पूछना चाहूँगा, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर जो यूनिवर्सल ये प्रिंसिपल है, इसके ऊपर क्या आपका थॉट है एंड डू यू प्रैक्टिस इट? एंड अगर करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें प्रैक्टिस करते हैं? जी, तो जो मैं एनएलपी में एल की बात कर रहा था, लिंग्विस्टिक्स, कम्युनिकेशन की, तो जो ओरिजिनल एनएलपी है उसमें ये 2 की बात की गई है, कम्युनिकेशन विथ योरसेल्फ एंड कम्युनिकेशन विथ अदर्स। राइट। तो मैं उसमें एक और एलिमेंट सिखाता हूँ, दैट इज कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स। कि आप लोगों से तो कम्युनिकेट कर रहे हो, खुद से भी कर रहे हो, लेकिन आप यूनिवर्स के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हो। नाउ व्हाट डज इट इवन मीन? यूनिवर्स का कोई व्यक्ति है जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं? सेकेंड चीज़, कर रहे हैं तो भाषा क्या है? आज आप और हम बात कर रहे हैं तो एक भाषा है ना, 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होने के लिए एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो भाषा दोनों समझते हो, तभी कम्युनिकेशन हो सकता है। अदरवाइज कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, सिर्फ कन्फ्यूजन हो सकता है। एब्सोल्युटली। सो यूनिवर्स की भाषा क्या है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स? इट इज़ हाउ डू वी कम्युनिकेट विद द यूनिवर्स? सो वी कम्युनिकेट थ्रू फ्रीक्वेंसी। ट्रू। हम फ्रीक्वेंसी के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। एग्जैक्टली कैसे? कि हम सब ये जानते हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी।
एब्सोल्युटली। हर चीज़ एनर्जी की बनी हुई है। इवन जो मैटर है, मैटर भी क्या है कि इट इज़ जस्ट बंडल ऑफ एनर्जी, राइट। उसको अगर रिलीज़ करेंगे तो उसमें जो एनर्जी उसने पैकेट कर रखा है वो सारा एनर्जी उसमें से बाहर निकलेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें सिखाया था E=mc², राइट। ट्रू। तो जिस भी चीज़ में मैटर है, मास है, उसमें एनर्जी है। तो आई एम फुल ऑफ एनर्जी, यू आर फुल ऑफ एनर्जी, जो चीज़ें हमें चाहिए वो भी एनर्जी है। तो एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज मेड अप ऑफ एनर्जी, अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी है। करेक्ट। जहाँ पे भी एनर्जी है इट मीन्स समथिंग इज वाइब्रेटिंग। तो एनर्जी है तो वाइब्रेशन है, राइट। True. जैसे कि एक रोड जो गर्म है वो एक उसमें ज़्यादा थर्मल एनर्जी है क्योंकि उसका वाइब्रेशन ज़्यादा हाई है। उससे ज़्यादा टेम्परेचर की होगी तो उसका और ज़्यादा हायर वाइब्रेशन है। सो वेयर देर इज़ एनर्जी देर इज़ वाइब्रेशंस। और कोई भी चीज़ अगर वाइब्रेट कर रही है तो एक फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे वो वाइब्रेट कर रही है। करेक्ट। सो वेयर देर इज़ एनर्जी देर इज़ वाइब्रेशन, वेयर देर इज़ वाइब्रेशन देर इज़ फ्रीक्वेंसी, एंड वेयर देर इज़ फ्रीक्वेंसी देर इज़ कम्युनिकेशन, राइट। फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सिग्नल ही तो है जो कुछ कम्युनिकेट कर रही है, राइट। सो अल्टीमेटली इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम सब एक यूनिवर्सल फील्ड में है जिस फील्ड में हम सब डिफरेंट एनर्जी लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं, एब्सोल्युटली, राइट। सो अगर सपोज मैं एंगर में हूँ तो मैं इस यूनिवर्स में, इस पूरा जो यूनिवर्सल फील्ड है, इफ़ आई एम एंग्री और मेरा पूरा सेल और मेरा माइंड सब एक वाइब्रेशनल स्टेट में है जो कि एंगर की वाइब्रेशन है, उसमें हम हैं, तो हम इस पूरी यूनिवर्स को क्या सिग्नल भेज रहे हैं पता है? हम ये भेज रहे हैं दैट इस पूरे क्वांटम फील्ड में आई एम द रिसीविंग सेंटर ऑफ एंगर। और हर एक स्टेट की ये टेंडेंसी है कि वो अपनी फॉर्म को रिटेन करना चाहती है, करेक्ट। जैसे हम भी एक फॉर्म है तो हम जीवित रहना चाहते हैं, हम इसे रिटेन करना चाहते हैं, राइट। बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेस जब तक ना आए तब तक वो डिसइंटीग्रेट नहीं होना चाहती है। तो हम अगर लगातार एंग्री रहते हैं, हमारी डोमिनेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर एंगर की है, तो हम इस यूनिवर्स में, इस क्वांटम फील्ड में बार बार ये सिग्नल दे रहे हैं दैट आई एम द रिसीविंग सेंटर ऑफ एंगर एंड आई वॉन्ट टू होल्ड दिस स्टेट, मुझे इस स्टेट को होल्ड करना है। तो अब क्या होगा? नाउ यू विल हैव मोर इंसिडेंसेस, आपकी लाइफ में ज़्यादा ऐसे लोग आएंगे, ज़्यादा ऐसे इवेंट होंगे, ज़्यादा ऐसे इंसिडेंसेस होंगे, आप अपने आप को ज़्यादा ऐसे एनवायरनमेंट में लेके जाओगे, आपके अंदर से ऐसे डिसीजंस और चॉइसेस आएंगे कि आप अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में डालोगे जिन एनवायरनमेंट्स में आप एंगर की स्टेट को रिटेन कर सको। ट्रू। दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। सो दैट्स वाई जो ये किताबें कहती हैं दैट ग्रेटिट्यूड इज़ द की टू अबंडेंस। इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट व्हेन योर फ्रीक्वेंसी इज़ ऑफ ग्रेटिट्यूड, आपकी फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटिट्यूड की है, इसका मतलब आप इस क्वांटम फील्ड में आपका जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन अगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका कम्युनिकेशन ये है दैट आई एम द रिसीविंग सेंटर ऑफ द थिंग आई एम ग्रेटफुल अबाउट। तो मैं ग्रेटिट्यूड का सेंटर हूँ। तो यानी कि आप इस यूनिवर्स में सिग्नल दे रहे हो कि मेरे को ग्रेटिट्यूड की स्टेट को रिटेन करना है। तो अब यूनिवर्स आपको ऐसे एनवायरनमेंट में लेके जाएगी, ऐसे लोगों के बीच में लेके जाएगी, ऐसे इवेंट, ऐसी घटनाएं आपके साथ होंगी कि जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटिट्यूड में रह सकोगे। एब्सोल्युटली। अब वो ग्रेटिट्यूड चाहे रिश्तों को लेके है या बिजनेस को लेके है, पैसे, वट एवर इट इज़, बट हियर द इम्पोर्टेंस इज़ नॉट ऑफ द ऑब्जेक्ट कि आप किस वजह से ग्रेटिट्यूड फील करना चाहते हैं। हालांकि इस पर बहुत जोर दिया जाता है, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरा इस पर ये मानना है कि आप सिंपली यू फील ग्रेटिट्यूड। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू अप्लाई ग्रेटिट्यूड टू अचीव समथिंग स्पेसिफिक कि मुझे ये पैसा लेना है, ये लेना है। अगर आप लगातार ग्रेटिट्यूड की स्थिति में हैं तो आप अपने जीवन को इस तरीके से फ्रेम कर लेगी, आपकी जो पूरा एग्जिस्टेंस है, कि आप ज़्यादातर समय ग्रेटिट्यूड में रह सकेंगे। एब्सोल्युटली। यू विल रिटेन दैट स्टेट, द यूनिवर्स विल सपोर्ट यू टू रिटेन दैट स्टेट। अब वो ग्रेटिट्यूड रिश्तों से भी आ सकता है, बिजनेस से भी आ सकता है, करियर से भी आ सकता है, पैसे से भी आ सकता है। सो न्यूटन का जो तीसरा नियम है ना, दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन। इफ ग्रेटिट्यूड इज द एक्शन, रिसीविंग इज द रिएक्शन। वाओ। एंड इफ कंप्लेन इज द एक्शन, स्कैरसिटी विल बी द रिएक्शन। तो अगर कंप्लेन करेंगे तो अभाव आपको मिलेगा, ग्रेटिट्यूड में रहेंगे तो आपको प्रगति मिलेगी, रिसीविंग आपको मिलेगी। दिस इज हाउ दिस एंटायर थिंग इज एक्चुअली वर्किंग। सो फ्रीक्वेंसी अपनी आपको शिफ्ट करनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे उतना ज़्यादा ये ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स और ये फ्रीक्वेंसी रिटेन करेगी अपने आप को, और आप ज़्यादातर समय इस फ्रीक्वेंसी में रहेंगे।
मुझे कई लोग कहते हैं लेकिन सर मेरे साथ तो उल्टा होता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि मेरे साथ तो उल्टा होता है कि मैं तो आई एम सो ग्रेटफुल अबाउट माई रिलेशनशिप, और कई बार तो मैं अपने रिश्ते में एक तरफा प्यार में ही रहती हूँ या रहता हूँ कि मैं इतना लोगों को प्यार देता हूँ या प्यार देती हूँ, मगर मुझे वापस नहीं मिलता उतना। अब यहाँ पे एक कैच है कि इंसान का प्रॉब्लम पता क्या है कि यूनिवर्स तो ऐसे काम करती है कि बैलेंस्ड कंपनसेशन है कि आपने जितना प्यार दिया है उतना प्यार आपको मिलने वाला है, ठीक है? उससे ज़्यादा ही मिलता होगा। आपने अगर 5 लीटर प्यार दिया तो आपको 5 लीटर जरूर मिलेगा, ठीक है? लेकिन इंसान की प्रॉब्लम यह है कि जिसको दिया उसी से चाहिए। हाँ, यूनिवर्स ऐसे ऑपरेट नहीं करेगी, वो बैलेंस्ड कंपनसेशन पे चलती है। तो हो सकता है कि आप अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, उससे आपको वापस प्यार नहीं मिल रहा, लेकिन आपके घर में एक पेट है जो आपसे बेइंतहा प्यार कर रहा है, लेकिन क्योंकि आपने एक एक्सपेक्टेशन लगाई है, इस वजह से आप उस प्यार को कम्प्लीटली नेगेट कर देंगे, कम्प्लीटली डिलीट कर देंगे अपनी लाइफ में से। सो जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, आप उसका रिजल्ट भी देखेंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इनफैक्ट दोस्तों, जो आप हैं वही आपको मिलेगा। जैसे लोग हैं वैसे ही लोग आप देखिए बनते जाते हैं, चले जाते हैं। जैसे कि सर ने अभी कहा 5 लीटर प्यार दिया तो 5 लीटर मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? मैं भी कई बार लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, भाई तुम्हें सेम दरवाजे से घुसना है, निकलना किसी और दरवाजे से हो सकता है। होटल में आप जाते हो, एक दरवाजे से आप जा रहे हो, आप कहते हो नहीं मेरी एक्सपेक्टेशन है इससे गया तो इसी से वापस आऊँ, लेकिन होटल वाले कहेंगे दूसरे से जाओ भाई। आपको कहीं दूसरी जगह से मिल जाएगा दोस्तों, एंड मिलेगा ज़रूर। ये प्रोसेस है। हम लोग हमेशा इसको कहते हैं सर कि ट्रस्ट द प्रोसेस इज ऑलवेज राइट। आपका और मेरा काम है यहाँ पे ये बात करके लोगों को अवेयर करना, एंड वी ट्रस्ट द प्रोसेस कि ये राइट आदमी तक कहीं ना कहीं पहुँच ही जाएगा। अगर हम ये एक्सपेक्ट करके पॉडकास्ट बनाएं कि यार 1 मिलियन तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, तो शायद पॉडकास्ट बनाना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि कोई ना कोई पॉडकास्ट ऐसा होगा जिस पे 20,000 रिव्यू आएंगे, और कोई ऐसा होगा जिस पे 5 लाख होंगे, और किसी पे 50 लाख भी आ सकते हैं। सो दोस्तों, दिस इज़ नॉट आवर जॉब। यूनिवर्स से ये पूछना इज़ नॉट आवर जॉब कि हमें क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। हमारा जॉब है देना। एंड ग्रैटिट्यूड में जब हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट लेवल की है। तो 2 ही फ्रीक्वेंसी मेरे टीचर बताते थे सर, लव एंड ग्रैटिट्यूड, दीज आर द हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब लव रहा ही नहीं है, मैं आपको प्यार दे रहा हूँ और इस एक्सपेक्टेशन से देता रहूँ कि मुझे वापस नहीं मिल रहा। अरे 4 दिन दे दिया अभी तो वापस ही नहीं मिला, 10 दिन हो गया अभी तो वापस ही नहीं मिला। तो क्या वो सच में प्यार है? मुझे लगता है कि वो प्यार नहीं है दोस्तों, ट्रांजैक्शन हो गया, वो ट्रांजैक्शन, गिव एंड टेक ट्रांजैक्शन हो गया। तो योगेंद्र सर, जैसे आप बहुत ही छोटी जगह से आ रहे हैं, और कैसे आपने शुरुआत की, कैसे आपने अपना करियर इस लेवल पे बिल्ड किया कि आज लाखों लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हैं? सो मैंने पहले भी कई जगहों पे शेयर किया कि मेरी जो शुरुआत कोचिंग में जो हुई थी वो एज ए मेमोरी कोच हुई थी। मैं स्कूल्स में थोड़ा मेमोरी पे लेक्चर, मेरी भी सेम हुआ था सर, क्योंकि वो सबसे सरल टॉपिक था उस टाइम पे, और क्योंकि सफल तो थे नहीं तो सक्सेस पे तो कैसे बात करेंगे बाकी कोई चीज़ों पे। और मैं क्या पढ़ाकू किस्म का लड़का रहा हूँ, मतलब पढ़ाई का मुझे बेइंतहा शौक रहा है, और टीचिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन मेरे में रहा है। तो मैं 8th में भी मेरे कुछ बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाता था, तो मुझे पढ़ाने का बहुत शौक रहा है, पढ़ने का भी बहुत शौक, पढ़ाने का भी बहुत शौक। तो ये चीज़ मेरे को हमेशा पैशनेट में रहा हूँ इसके लिए। मेरे में जब इसका बीज पहली बार आया था अपने जवाहर रंगमंच जो है अपना अजमेर में, तो वहाँ पे एक मेमोरी लेक्चर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आए थे, तो उनका लेक्चर था, 600-700 का मेरे ख्याल से अपना कैपेसिटी है वहाँ का। तो वहाँ पे उनका लेक्चर था, वो मेमोरी के ऐसे शानदार डेमो दे, नंबर डिजिट्स याद करके बताएं, और लोगों में पूरा मैस्मराइज हो गए लोग। मैं खुद भी मैस्मराइज था कि यार ये क्या कर दिया इन्होंने, वो क्या कर दिया इन्होंने। और बाद में कुछ लोग आके स्टेज पे बोले भी कि हमारे इतने मार्क्स बढ़ गए, हमें ये रिज़ल्ट मिला, और प्लस फिर एंड में लोग जाके ऑटोग्राफ भी ले रहे थे। तो मैंने लगा यार ये क्या काम है, ये तो मज़ेदार काम है। मतलब लोग ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हैं, प्लस पढ़ाई का ही काम है, नंबर भी बढ़ रहे हैं बच्चों के। और मैं क्योंकि टीचर था, ट्यूशन पढ़ा रहा था, तो एक फीलिंग आती है कि आप बच्चों को रिजल्ट दें। तो मैं बड़ा एक्साइट हुआ। दैट वाज द आई थिंक फर्स्ट टाइम जब मेरे अंदर एक बीज आया इसका, कि एक बीज जिसे बो गया उस दिन, तो वो मोमेंट था। बट मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग को लेके फोबिक लड़का रहा हूँ। ओके। तो आई हैड अ फोबिया, मतलब डर नहीं, सिर्फ फोबिया, मतलब इनफैक्ट मुझे लगता है अजमेर से हम लोग हैं, वहाँ कोई पब्लिक के सामने बोलना, दोस्तों राजस्थान में ये एक है कि बहुत ज़्यादा लोगों को ये फीलिंग रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे।
सबसे पहले तो घर वाले ही क्रिटिसाइज कर देते, तू क्या बोलेगा भाई सबके सामने जाके लोग क्या सोचेंगे। राइट। तो तो बहुत डर था, मतलब कि मैं कभी, तो मैं वन ऑफ द टॉपर्स में हमेशा रहा मेरी क्लास के अंदर, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा था कि मैं चुपके से बैठा रहूँ। अगर टीचर कुछ पूछ रही है तो मेरे से हाथ खड़ा नहीं होता था कि मैं हाथ खड़ा करके, जवाब आता है पर मैं हाथ खड़ा करके बोल नहीं सकता उसको, मतलब इस टाइप का मैं लड़का रहा था। तो आई हैड अ फोबिया, सो दैट वाज माय बिगेस्ट चैलेंज कि ये अगर करना है ऐसा काम तो वो फोबिया कैसे आप निकालोगे। तो वो चीज़ मुझे एनएलपी ने काफ़ी मदद करी उस फोबिया से डील करने के लिए। और क्योंकि आप जब मेमोरी और ब्रेन के बारे में सीखते हो तो आप नेचुरली एनएलपी तक पहुंच ही जाओगे जी, जिस भी व्यक्ति का ब्रेन में इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे वो अल्टीमेटली एनएलपी तक पहुंच ही जाता है। तो एनएलपी ने बहुत मदद किया मुझे, ठीक है। और तो मैंने उस पर काम करना चालू किया, और फिर पहले छोटे ग्रुप्स में ले रहा था मैं, और फिर धीरे धीरे बड़े ग्रुप्स में, स्कूल्स में मैंने प्रोग्राम करने चालू किए। तो स्कूल्स में किया, कुछ थोड़ी सेल्स वगैरह भी सीखी, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करके कि सेल्स भी करूं, थोड़ा कम्युनिकेशन बढ़े मेरा, तो वो भी किया। तो धीरे धीरे अपने सेल्स के और पब्लिक स्पीकिंग के डर को मैंने लोगों से बात कर करके एनएलपी के ज़रिए ठीक किया। फिर जब मेमोरी में मैं अच्छे से सेट हो गया, और ये मैं कॉलेज के दौरान ही आई वॉज एबल टू डू प्रोग्राम्स इन स्कूल्स, भले ही छोटे स्कूल्स में कर रहा था, ज़्यादा बड़े में नहीं, और ज़्यादातर में बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं मिल रहा था, छोटे अमाउंट में, कई जगह फ्री में आई वॉज एबल टू डू। मैं पहले फ्री का लेक्चर करता था 1-1.5 घंटे का, फिर बाद में पेड वर्कशॉप रखते थे, तो कई जगहों से वो मिलती थी हमें पेड। मेरे करियर को जो मेजर ब्रेक थ्रू मिला जब मैंने पहली किताब लिखी थी मेरी, अवेकन द ग्रेट पोटेंशियल ऑफ मेमोरी एंड विल पावर। ओके, ये मेरी पहली किताब लिखी थी। तो उस किताब के अंदर मैंने एक लॉन्च रखा था, तो उसमें कोई दिव्य भास्कर के कोई व्यक्ति थे, वो भी आए थे। तो उनको वो अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे उनकी एक नॉलेज सीरीज़ करके चलती थी उस टाइम पे, दिव्य भास्कर की, जहाँ पे वो जो भी स्टेट के स्पीकर्स हैं उन्हें लेकर के पूरे स्टेट में लेक्चर रखवाते थे। तो नॉलेज सीरीज़ करके दिव्य भास्कर की चलती थी। तो हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के कुछ सीक्रेट, ऐसा कुछ करके उन्होंने टॉपिक रखा था। और उस टॉपिक पे उन्होंने मेरे को आई थिंक 10-12 शहरों में मेरे प्रोग्राम रखवाए थे। रोज़ अखबारों में ऐड देते थे, वही लोग वही ट्रेवल करके लेके जाते थे, सब कुछ वही मैनेज करते थे। सो आई थिंक दैट वाज माय बिगेस्ट ब्रेक थ्रू। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा था। फिर धीरे धीरे सक्सेस पे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पे, इन सब चीज़ों पे करना चालू किया। ठीक काम चल रहा था, लेकिन जो मेरा सबसे मेजर ब्रेक थ्रू अगर मैं कहूँ जो मुझे मिला, वो जब मैं ऑनलाइन में शिफ्ट हुआ। क्योंकि पहले हम फिजिकल करते थे तो एक लिमिट थी कि कितना आप कर सकते हो, ट्रैवल करना, टीम के साथ में जाना, एक्सपेंसेस, तो एक लिमिट ही चलती थी। कोरोना के टाइम पे मैंने सब कुछ ऑनलाइन अपना शिफ्ट कर दिया। आई स्टार्टेड टेकिंग वेबिनार्स, दैट वाज द मेजर ब्रेक थ्रू। तो उसके बाद पहले मैं सिर्फ कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, अहमदाबाद, सूरत, ये मेन 7-8, पुणे 7-8 ये जगह थी जहाँ पे कर रहा था। लेकिन ऑनलाइन जब करा शुरू किया तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा कि धीरे धीरे अभी 21 कंट्रीज़ हैं जिसमें आज हमारे स्टूडेंट्स और कोचेज हैं। एक्सीलेंट। तो दैट ऑनलाइन थिंग एक्चुअली कम्प्लीटली चेंज द गेम। नहीं, एब्सोल्युटली सब। लाइक ऑनलाइन के पहले तो मैं भी पुणे, थोड़ा बहुत मुंबई, इंदौर और जयपुर, ये 4 ही सिटीज़ में कर पाते थे। बट ऑनलाइन ने काफ़ी बड़ा रीच दिया। दोस्तों, एक सवाल आप लोगों से है यहाँ पे। योगेंद्र सर ने कहा कि उनका पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही पुअर था, वीक था, बिलो एवरेज था। इनफैक्ट मेरा भी वाईएसआर सर ऐसा ही रहा बिल्कुल बैकग्राउंड में। तो खुद आपकी तरह पहला स्पीच कंप्यूटर सेंटर पे थे, तो उन्होंने कहा 1 मिनट का आपको स्पीच देना है। अच्छा। अब वो 1 मिनट का स्पीच 20 दिन तक अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि वहाँ पे सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थे। ओके। स्पीच के 2 दिन पहले इतना डर लगा कि यार अपन अंग्रेजी में बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती नहीं थी। तो मैंने हिंदी में लिखा उसको, पूरा प्रिपेयर करके रात भर दिन भर गए। और वहाँ जाते ही पहली लड़की जिसने बात की, उसने इतनी फ्लुएंट अंग्रेजी में बात की कि हमारा कॉन्फिडेंस शेक। और 14 ही लोग थे, 14 मिनट का पूरा सेशन था, 1-1 मिनट सबको बात करनी थी। मैंने डिसाइड किया, मैं और मेरा एक दोस्त, हम 2 हिंदी मीडियम से थे, तो हमने कहा कि यार अपन लास्ट में चलेंगे। अब हुआ यूँ कि पहले तो सोचा था कि चलेंगे, फिर दूसरे ने और अच्छी दी, तीसरे ने अच्छी दी। उनको
इतने फीडबैक मिले, लास्ट तक आते आते मैंने बोला और एक लाइन बोल के मैं स्टेज पे से भूल गया सब। दोस्तों आपके साथ ये सवाल है कि जब YSR सर का बैकग्राउंड ये है, BSR को भी आपने सुना है तो यही है, सुना होगा, इवन बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स को आपने सुना होगा, उन सब ने कहा होगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि दे डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक, या उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, फिर आज इस लेवल पे हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं लोगों को, या किस लेवल पे कैसे काम कर पा रहे हैं, ये आपके लिए सवाल है। इसके लिए YSR सर आपने कितने साल मेहनत की है? मेहनत अभी मैं आई वॉज 19 जब मैंने पहला लेक्चर अपना जी। किसी स्टेज पे जाके बोला हो। अभी मैं जस्ट 2 दिन पहले ही 37 मैंने डन किया है। 37, ओ माय गॉड। तो कितने हो गए? 17, 18, 19 साल हो गए। मुझे भी सर 2007 से मैं कर रहा हूँ, तो 2007 से आई एम 42 राइट नाउ, तो 2007 में तो मैंने सीखना शुरू किया था। मेरा पहला सेशन 2019 में 9 में था। ओके। तो आज हो गए 15 साल, 16 साल। दोस्तों 16 साल, 19 साल की मेहनत लगी है, तब जाके वो भी कंसिस्टेंटली। आप में से कितने लोग ये मेहनत कर रहे हैं, नीचे कमेंट करके बताएं। आप में से कितने लोग एक चीज को पकड़ के 19 साल जीने को तैयार हैं? और आज तो वो थैंक गॉड सोशल मीडिया के टाइम में 19 साल लगने भी नहीं है। अब आज तो कहाँ आपको- लगते हैं सर? अब तो नहीं लगते लोगों अब तो को 3 इतना। साल, 2 साल, 3 साल 1 में साल तो में लोग यंगस्टर 24-25 साल के सर करोड़ Yes. रुपया महीना कमा रहे हैं आज की डेट में। तो अब ये इंटरेस्टिंग सवाल लोगों के लिए, पैसा कैसे ज़्यादा कमाएं और इसके लिए माइंड को कैसे प्रोग्राम करें? जी 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 जी। सो एक चीज़ तो मैं पब्लिक वाली जो आपने कहा 19 साल वाली बात करी, कि कई बार लोगों को क्या लगता है कि जब मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा ना तब मैं शुरू करूंगा। ट्रू। बहुत से लोगों को ये लगता है, क्योंकि कई बार जब वो, अगर हमारे स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं तो हमें वो फिनिश्ड प्रोडक्ट की फॉर्म में देखते हैं जी उन्हें हमारा वो स्ट्रगल और हम कैसे थे शुरुआत में वो नहीं दिखता है। बिल्कुल। तो ये मैं सभी ऑडियंस से कहना चाहूँगा दैट हमेशा ध्यान रखिए दैट every master was once a disaster and every expert was once a beginner। ट्रू। हम सब एक टाइम पे बिगिनर थे। एक्सपर्ट होने का वेट ना कीजिए। बहुत से लोग एक्सपर्ट होने का वेट कर रहे हैं कि तब मैं, और आज जैसा माहौल है उसके अंदर बहुत लोग हैं जो आज स्पीकिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, कोचिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, यूट्यूब में आना चाहते हैं। तो एक्सपर्ट होने का वेट ना करें। जितनी आपकी एक बेसिक तैयारी कीजिए, एक बेसिक तैयारी करके आप शुरू कर दीजिए बस काम, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक एक रिसर्च भी है इस पर कि जिसमें एक टास्क दिया गया, 2 टीम बनाई। एक टीम को बोला कि आपको बेस्ट घड़ा बना के आना है जी। कि बेस्ट घड़ा बनाइए आप, ठीक है। और एक टीम को दिया कि आपको रोज का एक घड़ा बनाना है एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। तो फिर बाद में बनाए उन्होंने रोज, एक टीम रोज घड़े बना रही है 30 दिन तक, और एक पूरा 30 दिन तक सोच रही, प्लानिंग करी और सब दिमाग लगा करके। लेकिन फिर अल्टीमेटली जब जजेस ने तय किया तो जो लोग बेस्ट बना रहे थे उनका घड़ा बेस्ट नहीं बना, जो लोग रोज बना रहे थे उनका घड़ा बेस्ट बन गया, उनका बेस्ट बन गया। तो जो है उसके साथ शुरू करना ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अगर करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ट्रू। आपका जो ये सवाल रहा कि मनी के लिए, आई थिंक 2 एस्पेक्ट हैं अगर हमें मनी के गेम को मास्टर करना है तो। एक एस्पेक्ट तो माइंडसेट का एस्पेक्ट है, करेक्ट, और एक एस्पेक्ट है स्किल का एस्पेक्ट है। True. राइट। तो माइंडसेट लगभग, मेरा ये मानना है कि 70-80% रोल आपके माइंडसेट का होता है, 20-30% टाइप आपकी स्किल का होता है। जी। तो स्किल भी 2 प्रकार की हैं, एक है लो इनकम स्किल्स और एक है हाई इनकम स्किल्स। लो इनकम स्किल्स क्या हैं कि ये ऐसी स्किल हैं जिनमें आप कोई छोटा प्रॉब्लम, स्मॉल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। तो ऐसे में आप मार्केट में ज़्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकोगे, यानी कि आप कितने ही अच्छे बन जाओ उसमें आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकोगे। राइट। तो जैसे कि अगर आप एक ड्राइवर हैं, आप ड्राइविंग करते हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, हर काम अपनी इज्जत वाला है, कोई भी व्यक्ति मेहनत से कर रहा है। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि ड्राइविंग की जो स्किल है वो स्किल बहुत लोगों में है। राइट। और अगर आप ड्राइव करते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं। राइट। तो इस वजह से आप कितनी ही अच्छी ड्राइविंग सीख लें, आपकी सैलरी करोड़ों में नहीं जा सकती है। राइट। तो क्योंकि ये स्किल आप पे लिमिट लगा रही, तो आप कितने ही पॉजिटिव माइंडसेट वाले हो, लेकिन आपकी स्किल क्योंकि लिमिटेड है तो आपको ये लिमिट कर देगी आपके इनकम पोटेंशियल को। लेकिन इस स्किल के साथ में आप सपोज सिर्फ ड्राइव करते हैं, लेकिन इस स्किल के साथ आपने बिजनेस स्किल सीख ली। करेक्ट करेक्ट।
तो बिजनेस स्किल सीख ली तो आप शायद ओला बना सकते हैं, उबर बना जी। सकते हैं, सभी ड्राइवर्स को कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करके उसके अराउंड एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि माइंडसेट पे काम करें और सेकंड स्किल सेट पे भी काम करें कि पहले चेक कर लें कि आपकी इनकम एक लो इनकम स्किल है या फिर हाई इनकम स्किल है। अगर आपके पास में सिर्फ लो इनकम स्किल है तो कोई ना कोई हाई इनकम स्किल को अक्वायर करें। एब्सोल्युटली। जैसे कि डॉक्टर होना एक हाई इनकम स्किल है, राइट। डॉक्टर में भी एक जनरल फिजिशियन है जो सिंपल सर्दी जुकाम का डॉक्टर है, एक है हार्ट सर्जन। ट्रू। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हार्ट सर्जन को ज़्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि वो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एब्सोल्युटली। जीवन बचा रहा है, जो कि हाई वैल्यू रखती है। हाई वैल्यू जहाँ पे है वहाँ पे लोग ज़्यादा पैसा भी देने के लिए रेडी होंगे, राइट। लेकिन एक जनरल फिजिशियन हार्ट सर्जन से आगे कब निकल सकता है? अगर वो अपनी डॉक्टरी स्किल के साथ में अगर अपने अंदर बिजनेस स्किल भी ले आए तो शायद वो अपना एक हॉस्पिटल बना सकता है और एक हार्ट सर्जन को अपने यहाँ पे जॉब पे रख सकता है। वेरी ट्रू। राइट। तो ये स्किल के साथ में माइंडसेट भी चाहिए फिर कि आपके पास में रिस्क लेने का माइंडसेट है कि नहीं है। ट्रू। राइट। तो अगर आप एक हार्ट सर्जन है लेकिन आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव नहीं है या फिर आपका माइंडसेट सिर्फ नौकरी वाला माइंडसेट है तो शायद आप जिंदगी भर वो सर्जरी ही करेंगे, उससे कुछ हॉस्पिटल नहीं बना पाएंगे आप, या फिर उसकी ब्रांचेज नहीं खोल पाएंगे। यहाँ पे माइंडसेट का रोल आ जाएगा। सो इट्स अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो दोनों का है। तो अपनी स्किल को चेक कर लें। अगर लो इनकम स्किल्स हैं तो थोड़ा काम करें कि कैसे नई स्किल्स आप ले सकते हैं। जैसे इन्वेस्टिंग एक स्किल है, कोचिंग एक स्किल है, आज की डेट में हाई इनकम स्किल है, डॉक्टर होना जैसे हाई इनकम स्किल है, तो हाई इनकम स्किल को आप ज़रूर चूज़ करें। फिर जहाँ तक आती है माइंडसेट की बात में, जो बहुत बड़ा फैक्टर है माइंडसेट का, माइंडसेट में दो चीज़ें मुझे लगती हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो न्यूरोकेमिस्ट्री और दूसरा सबकॉन्शियस एसोसिएशंस। ये दोनों ही चीज़ें रोल अदा करती हैं और माइंडसेट में आती हैं। जी। न्यूरोकेमिस्ट्री का मतलब है कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो न्यूरोकेमिकल्स हैं हमारे बिहेवियर्स को कंट्रोल करते हैं, राइट। मनी के 4 बिहेवियर हैं। ईदर यू कैन अर्न मनी, यू कैन सेव मनी, यू कैन इन्वेस्ट मनी और यू कैन स्पेंड मनी। ट्रू। पैसे के साथ ये 4 ही बिहेवियर पॉसिबल है और कोई 5वां बिहेवियर नहीं है। आप डोनेट करते हैं, चैरिटी करते हैं, सब स्पेंडिंग में आ जाएगा, ठीक है। सो 4 बिहेवियर हैं। आप अर्निंग के बिहेवियर में कैसे हैं, स्पेंडिंग के बिहेवियर में कैसे हैं, सेविंग के, इन्वेस्ट, ये सब आपकी न्यूरोकेमिस्ट्री कंट्रोल कर रही है। जैसे डोपामीन है, तो डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जिस भी काम को करने से आपको मिलता है आप उस काम को बार बार करना चाहते हैं। तो आप सपोज कि आपका डोपामीन स्पेंडिंग बिहेवियर के साथ में जुड़ा हुआ है, एंकर्ड है जी। स्पेंडिंग के साथ में आपने डोपामीन लगा दिया तो अब आप क्या करेंगे? अब आपको स्पेंड ही करते रहना पड़ेगा। जब तक आप वो नए कपड़े नहीं खरीदोगे, जब तक आप वो नई गाड़ी नहीं खरीदोगे, जब तक आप वो नया घर नहीं लोगे, जब तक आप वो नई जगह पे जाओगे नहीं, आप अपने आप को खुश नहीं रख सकते। आपका फिलोसफी भी लाइफ का ये, कमा किसके लिए रहे हैं? एंजॉय करने के लिए तो कमा रहे हैं हम, राइट। सो अब एक व्यक्ति की न्यूरोकेमिस्ट्री ऐसी है कि वो स्पेंडिंग को सपोर्ट करती है। आप देखें कि लोगों में मूड बैलेंसिंग के लिए लोग शॉपिंग करते हैं जी। इसीलिए एक टर्म है, जैसे एल्कोहलिक टर्म है वैसे शॉपोहोलिक टर्म है। शॉपिंग इज एन एडिक्शन ट्रू। बहुत से लोगों में, और बॉयज़ में भी होता है मगर गर्ल्स में ज़्यादा देखा गया है कि गर्ल्स अपने मूड को मैनेज करने के लिए दे डू शॉपिंग, और शॉपिंग करने के बाद में उनका मूड स्टेबलाइज होता है, अच्छा फील होता है। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ डोपामिन रश इनसाइड। तो कईयों के साथ में डोपामिन जुड़ी हुई है, एंकर्ड है स्पेंडिंग के साथ में। अब ये बंदा इन्वेस्टिंग करने के बजाय ज़्यादातर स्पेंडिंग में लगा रहेगा, अब ये वेल्थ कैसे बिल्ड करेगा? बहुत मुश्किल है। और अर्निंग मनी एंड बिल्डिंग वेल्थ, दे आर 2 डिफरेंट गेम्स। Many people they are good in earning but they cannot build wealth out of it. True. 1 करोड़ महीना कमाया, 90 लाख 95 लाख खर्चा कर दिया, तो कोई वेल्थ नहीं बनेगी इसकी, राइट। दूसरा आप समझे कि कॉर्टिसोल जैसे है, कॉर्टिसोल एक स्ट्रेसफुल हार्मोन है आपकी लाइफ के अंदर। जिन चीज़ों के साथ कॉर्टिसोल जुड़ा आप उससे दूर भागोगे। सपोज करो अर्निंग के साथ कॉर्टिसोल आपका एंकर्ड है, माय गुडनेस, व्हाट विल हैपन? अगर अर्निंग के साथ कॉर्टिसोल है तो यू विल ऑलवेज रन अवे फ्रॉम आस्किंग मनी। आप दूर भागोगे। जो भी चीज आदमी सीखना नहीं चाहता है लेकिन सीख नहीं पाता है, शायद यही दिक्कत है। यस, बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, अंदर एक डिस्कम्फर्ट है। तो इन लोगों में क्या होता है, आप देखिए कि
इतने सारे कोचेस मैंने देखे, आपने भी बहुत से देखे होंगे, कि जो बहुत अच्छा है कोचिंग में, नॉलेज में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही पैसा मांगने की बात आती है इनको रेजिस्टेंस होता है अंदर, डिस्कम्फर्ट होता है, बिकॉज सब कहीं ना कहीं डीप डाउन हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकते हैं, मगर हो सकता है कि कॉर्टिसोल जुड़ा हुआ है इनके अर्निंग बिहेवियर के साथ में, एंड क्योंकि कॉर्टिसोल है दे विल अवॉइड, जिस भी काम से हमें कॉर्टिसोल एसोसिएटेड होता है हम उसे सबकॉन्शियसली अवॉइड करने का प्रयास करते हैं। एब्सोल्युटली। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो फर्स्ट एस्पेक्ट है न्यूरोकेमिस्ट्री, कि आपकी न्यूरोकेमिकली आप कैसे एसोसिएटेड हैं आपके बिहेवियर्स मनी के साथ में, चारों को लेके, अर्निंग, स्पेंडिंग, इन्वेस्टिंग, सेविंग, चारों को लेकर के। अब जिसका कॉर्टिसोल स्पेंडिंग के साथ जुड़ा है वो होगा कंजूस जी, उससे खर्चा ही नहीं होगा, पैसा बहुत है लेकिन वो जिंदगी नहीं जी पा रहा अपनी किसी भी तरीके से। ट्रू। सेकेंड एलिमेंट है सबकॉन्शियस एसोसिएशन। सबकॉन्शियस एसोसिएशन जिसके बारे में ज़्यादातर हम बात करते हैं, न्यूरोकेमिस्ट्री पे बहुत कम की जाती है क्योंकि ये बहुत मॉडर्न रिसर्चेज हैं। सबकॉन्शियस एसोसिएशन पे सबसे ज़्यादा बात की जाती है, और वो है कि आपकी चाइल्डहुड की प्रोग्रामिंग कैसे हुई है पैसे को लेकर के, आपकी कंडीशनिंग क्या है। तो आपके एसोसिएशन सबकॉन्शियस में अगर गलत हैं, जैसे कि हम लोग जिस परिवार से आते हैं हमें इतना पॉजिटिव एसोसिएशन नहीं दिए जाते पैसे को लेकर के। एब्सोल्युटली। जैसे कि जितनी चद्दर हो उतने ही पैर पसारो, पैसा तो हाथ का मेल है, आज है कल नहीं है। फिर कई लोग कहते हैं कि साथ लेके जाएगा क्या? साथ लेके जाएगा, कफन पे जेब नहीं होती। अच्छा, रिच पीपल आर इविल, अमीर लोग बुरे होते हैं, अमीर लोगों की बिगड़ी औलादें। पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते। कई लोग कहते हैं पैसे से आप बर्गर खरीद सकते हो मगर भूख नहीं खरीद सकते, पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते। तो अगर इतने खराब एसोसिएशन हमारे पड़े हुए हैं सबकॉन्शियसली, सो हाउ वी आर गोइंग टू अचीव इट। मतलब आपका सबकॉन्शियस हमेशा ऐसी रियलिटी क्रिएट करता है जो रियलिटी आपके एग्जिस्टिंग बिलीफ के साथ में कंफर्म होती हो। True. इसे हम साइकोलॉजी में कंफर्मेशन बायस कहते हैं, कि आप बाहरी दुनिया में सेलेक्टिवली उन्हीं चीज़ों को लेना चाहते हो जो आपके एग्जिस्टिंग मॉडल ऑफ रियलिटी से मैच करती हैं, और बाकी को आप इग्नोर करते हो अगर प्रेजेंट भी हैं तो आपका मॉडल ही अगर ऐसा है कि जिसके अंदर पैसे वाला होना एक ठीक बात नहीं है। मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं, सपोज कि आपका गोल एनवायरनमेंट से आपने ले लिया आई वांट टू बिकम रिच, ये आपका गोल है, आई वांट टू बिकम रिच, करेक्ट, ठीक है। लेकिन आपका बिलीफ क्या है, लकी पीपल बिकम रिच एंड आई एम नॉट लकी। बताइए अब क्या होगा इसका। आई वॉन्ट टू बिकम रिच एक स्टेटमेंट है, नॉट लकी, लकी पीपल बिकम रिच एक ये मान्यता है, और तीसरा आई एम नॉट लकी। अब ये क्या करेगा, ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गई। आपका माइंड जब तक इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करेगा वो आपके अंदर से एक्शन जनरेट नहीं कर सकता है, वो आपको रोकेगा, और आप सबकॉन्शियसली या तो प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, अपॉर्चुनिटी आएगी उस पर एक्ट नहीं करोगे, एंड यू विल बी इन एंडलेस साइकिल ऑफ स्ट्रगल अराउंड मनी। तो हमें अपने एसोसिएशंस को समझना चाहिए और उन एसोसिएशंस को रिकंसिडर करना चाहिए कि ये क्या सही में ट्रू है क्या। और इसके लिए एनएलपी में एक बहुत प्यारी टेक्निक है जो मैं अभी दे सकता हूँ। ऑलवेज आस्क योरसेल्फ, इज इट माय ओपिनियन और इज इट ए यूनिवर्सल ट्रूथ। ये मेरा ओपिनियन है या फिर ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। फॉर एग्जाम्पल, अमीर लोग बुरे होते हैं, क्या ये सच में क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है? ये जैसे मेरा कि ओपिनियन है, हाँ। क्या सिर्फ आपका ओपिनियन है? यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, 2 + 2 = 4। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम में से कोई भी उस पर आर्ग्यू नहीं कर सकता है, हम पे कोई उस पर डिबेट नहीं कर सकता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। अमीर लोग बुरे होते हैं, ये आपका ओपिनियन है, आपका ओपिनियन है या जनरलाइज्ड ओपिनियन है? जनरलाइज्ड ओपिनियंस वो होते हैं जो और भी लोग मानते हैं, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अमीर लोग बुरे होते हैं, ये एक जनरलाइज्ड ओपिनियन है, बहुत सारे लोग इसमें मानते हैं, बट दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ। करेक्ट। इफ इट इज नॉट, आस्क योरसेल्फ हाउ इट इज सर्विंग मी। अगर मैं ये मेरा ओपिनियन है या दुनिया ने मेरा सिखाया हुआ ओपिनियन है, मैं इसको अगर लेकर के चलता रहूं तो ये मेरी जिंदगी में क्या प्रभाव डालेगा? Absolutely. And then ask yourself, what can be the new opinion that I can create? What can be the new story? नई पॉजिटिव एम्पावरिंग स्टोरी मेरी क्या हो सकती है? True. Because ultimately I can do it भी स्टोरी है और I cannot do it भी स्टोरी है। दोनों ही बिलीफ है, दोनों में से एक भी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, दोनों ही स्टोरी है, मगर एक स्टोरी एम्पावरिंग स्टोरी है जी। और एक लिमिटिंग है। सो यू हैव टू फिल योर माइंड, ऐसी स्टोरीज आप डालिए जो स्टोरीज आपके गोल के साथ में अलाइनमेंट में हो। दैट शुड बी द केस। दिस इज हाउ। और नई स्टोरी बनाने के लिए भी लोग, आप लुक फॉर द काउंटर एविडेंस।
True. काउंटर एविडेंस में देखिए, आप मानते हैं अमीर लोग बुरे होते हैं, ओके, तो मुझे बताइए आपने कितने लोग ऐसे देखे हैं जो फरारी में आए और आंटी जी की चेन तोड़ के भागे हो? कौन है जो चेन तोड़ के भाग रहा है? अमीर लोग भाग रहे हैं। कौन है जो ट्रेन में जेब काट रहा है? अमीर लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या गरीब लोग बुरे होते हैं? ऐसा भी नहीं है। तो आप रतन टाटा को देखिए, अमीर हैं लेकिन अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है। आप बहुत सारे अपने आसपास एनजीओ चलाने वाले कई ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। तो अमीर भी अच्छे हैं, गरीब भी अच्छे हैं। आप विजय माल्या को देख लीजिए या नीरव मोदी को देख लीजिए, अमीर हैं लेकिन बुरे हैं। आप कई जेब कतरे देख लीजिए, गरीब हैं फिर भी बुरे हैं। तो अच्छाई और बुराई व्यक्ति का चरित्र है, ये पैसे का चरित्र नहीं है जी। ये एक व्यक्ति का चरित्र होता है, पैसे का नहीं होता है। Correct. जहां आपने ये काउंटर एविडेंस डाला, नाउ यू नो, एब्सोल्युटली। आपके बिलीफ तब तक ही आपको कंट्रोल करते हैं जब तक आप उनके काउंटर एविडेंस नहीं ढूंढते। जैसे आप काउंटर एविडेंस ढूंढ लोगे, दे विल लूज पावर, वो पावर लूज कर देंगे। दोस्तों कितनी प्यारी बात है ना, इट्स सच अ मैजिकल कॉन्वर्सेशन, ऑलराइट। एंड समझिए, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप सारी टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, यूट्यूब सीख रहे हैं, वीडियो बनाना सीख रहे हैं, ट्रेनिंग देना सीख रहे हैं, फिर भी अमीर नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा चेक कीजिए कि आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, क्योंकि आपका सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर किसी बच्चे को खाने की आदत है, मान लीजिए वेज, और अचानक से उसे नॉन वेज दे दिया जाए, उसका सिस्टम शायद एक्सेप्ट नहीं करे। सो आपका सिस्टम क्या एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सच अ सोलफुल कॉन्वर्सेशन। एक लास्ट सवाल मैं, और डीप सवाल है ये, जी। रिश्तों में आज की डेट में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। जी। पहले तो ज़माना ऐसा था कि भाई परिवार संयुक्त होते थे, एक ही आदमी मुखिया होता था, उसने कह दिया भैया यही होगा तो सब मान लेते थे। अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, सब अपने अपने हिसाब से रह रहे हैं, लोग बड़े चाव से शादी करते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़े से दिनों में खटपट शुरू, एंड बहुत सारे और डिस्ट्रैक्शंस हैं। लड़कियां अपने हिसाब से रहना चाहती है, लड़के अपने हिसाब से। रिश्तों के बारे में आपका ओपिनियन क्या है, एंड इस रिश्तों की प्रॉब्लम्स से कैसे ज़्यादा अच्छे से लोग डील कर पाएँ आज के डेट में? जी, तो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सबसे पहले तो, कि अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल किया, बिकॉज गैलप्स करके एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो साइंटिफिक सर्वेज करती है, तो उन्होंने एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने ये पाया कि जब आप अपनी 20s में होते हो ना, तो आपसे पूछा जाए ना कि खुशी किस पे निर्भर करती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि पैसे पे, नेम फेम पे, पावर में, गाड़ियों में, ये सब उन्होंने कहा। लेकिन ये सेम लोग जब अपने 30s के बाद में, लेट 30s में पहुंचे, तो इन सब ने एक ही जवाब दिया, रिश्ते। आपके रिश्ते कैसे हैं? एक उम्र के बाद आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपकी लाइफ को कंप्लीटनेस आपके रिलेशनशिप से मिलती है। अनफॉर्चुनेटली एज अ कंट्री अगर हम देखें तो हमारे यहाँ डाइवोर्स रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और आई थिंक 6-7% की डाइवोर्स रेट अभी इंडिया में है, वेरी लो कंपेयर टू अमेरिका जो 50-60% पे बहुत लो है। लेकिन हमारे यहाँ भी अगर जो डाइवोर्स मन में हो गए हैं, अगर वो भी काउंट कर लोगे तो बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ भी 40-50 ही है। लेकिन हमारे, क्योंकि जो आपने कहा कि दो लड़के लड़की शादी नहीं करते, हमारा पूरे परिवार शादी करते हैं, तो कई लोग शादी में सिर्फ इसलिए बने हुए हैं क्योंकि समाज का डर है, या फिर अपने माता पिता का सोच रहे हैं, सबका सोच रहे हैं, इसलिए हैं रिश्ते में। तो रिलेशनशिप, पहला सवाल है, लोगों को ये एजुकेशन लेनी पड़ेगी कि हम रिश्ते में आते क्यों हैं। दो चीज़ों पे मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, और मैं अगर कभी कुछ कर पाया तो इस पे मैं ज़रूर करूँगा, कि दो चीज़ों में एजुकेशन बहुत कंपलसरी होनी चाहिए। एक तो शादी पे एजुकेशन, कि एक हस्बैंड और एक वाइफ अगर साथ में जी रहे हैं तो एक फीमेल साइकोलॉजी कैसे काम करती है और एक मेल साइकोलॉजी कैसे काम करती है, और जो हम होमोसेपियंस हैं, हम जो ह्यूमंस हैं, ये रिश्तों में आते क्यों हैं, इसकी रिक्वायरमेंट ही क्यों है रिश्तों के अंदर। क्या एक मस्कीटो रिश्ते बना के जी रहा है, क्या एक डॉग कितने रिश्ते बना के चल रहा है, एक चिड़िया कितने रिश्ते बना के चल रही है। तो आप बाकी एनिमल्स में देखें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोशल स्ट्रक्चर्स नहीं है, राइट। जितना कॉम्प्लिकेशन रिश्तों के अंदर और जितनी ब्रॉड हमारे रिलेशनशिप होते हैं, उतने ब्रॉडनेस वहाँ पे नहीं है। कुछ कुछ एनिमल्स में देखी जाती है, मगर वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी बड़ी रिलेशनशिप के स्ट्रक्चर्स नहीं है जितने हमारे यहाँ पे हैं। एक तो शादी और रिश्तों की बात है तो पेरेंट का और बच्चे का रिश्ता, ये भी एक इम्पोर्टेंट रिश्ता होता है, जो फ्यूचर में आपकी शादी के बाद आप कैसे रहोगे उस पर बहुत कंट्रोल करता है। सो पेरेंटिंग पे एजुकेशन और शादी पे एजुकेशन,
ये बहुत ज़रूरी। आप जब ड्राइविंग सीखते हो कार चलाने के लिए, स्विमिंग सीखते हो, आपको अगर एक एरोप्लेन चलाना है तो आपको इतनी बड़ी प्रोसेस से गुजारा जाता है। शादी आपको चलानी है, आपका कोई प्रोसेस नहीं है। आपको एक बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करना है, आपको कोई पेरेंटिंग एजुकेशन नहीं है, सब हिट एंड ट्रायल पे हो रहा है। आई थिंक दीज टू थिंग्स शुड बी कंपलसरी। ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक लड़का और एक लड़की को एक रिश्ते में डाल दिया आपने, और सिर्फ समाज ने कहा है या फिर कुछ फिजिकल नीड्स हैं जिसकी वजह से आप रिश्ते में आ गए, बाकी आपको पता ही नहीं है कि रिश्ते में आता है क्यों है व्यक्ति। तो हम रिश्तों में क्यों आते हैं, आखिर होमोसेपियन रिश्ते बनाता है क्यों है? नंबर 1, बिकॉज ऑफ फिजिकल नीड। हमारी फिजिकल नीड्स हैं, हमारी सर्वाइवल की नीड्स हैं। उन सर्वाइवल की नीड्स को पूरा करने के लिए हम रिश्तों के अंदर आते हैं, राइट? इवन जब हम पैदा भी होते हैं तो हम अपनी माँ से कनेक्टेड रहते हैं। आप सिर्फ अपनी माँ से कनेक्टेड नहीं हो, आपको पैदा होते ही किसी और लेडी के साथ छोड़ दिया जाएगा जो आपको टाइम टू टाइम दूध पिला रही है, आप उसे ही अपनी माँ समझोगे। ट्रू। ठीक है, यानी कि बेसिकली आपका ब्रेन जिस लेडी से कनेक्ट हो रहा है वो अपने सर्वाइवल के लिए कनेक्ट है, वो प्रोग्राम है उससे कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, अगर एक रोबोट भी छोड़ दिया जो उसकी केयर कर रहा है, द किड विल बी अटैच्ड एंड कंसीडर दैट रोबोट एज अ मदर। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? सर्वाइवल के लिए हम रिश्तों में आते हैं। फिर हमारी कुछ फिजिकल नीड्स हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप हैं तो जो सेक्सुअल नीड्स हैं वो रिश्तों में इंसान को लाती है। फिर हमारी सोशल नीड्स हैं, सामाजिक नीड्स हैं। सोचिए आप किसी काम में अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया में कोई जुड़ा हुआ ही नहीं है जो आपकी तारीफ करे उसके लिए। आपकी जो नीड फॉर सेल्फ एस्टीम है, नीड फॉर एप्रिसिएशन है, नीड फॉर वैलिडेशन है, ये सारी नीड्स कैसे पूरी होंगी आपकी अगर आप एक सोशल स्ट्रक्चर में नहीं रहेंगे तो? ठीक है, इसलिए हम रिश्तों के अंदर आते हैं। हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, नीड फॉर सिग्निफिकेंस, नीड फॉर लव एंड कनेक्शन हमारे अंदर होती है। ठीक है, तो इतनी सारी नीड्स हैं हमारी, जिन नीड्स के लिए हम रिश्तों में आते हैं। इवन स्पिरिचुअल नीड भी रिश्ते बनाती है। स्पिरिचुअल नीड के लिए रिश्ता होता है, एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिश्ता है, गुरु और डिसाइपल का रिश्ता क्यों एग्जिस्ट करता है? इस रिश्ते से कौन सी नीड पूरी हो रही है? आपकी कोई फिजिकल नीड तो पूरी नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल नीड इससे पूरी होती है, आपकी आध्यात्मिकता की नीड पूरी होती है जब एक गुरु और एक डिसाइपल का रिश्ता बनता है। तो फिजिकल नीड्स के लिए, सर्वाइवल नीड्स के लिए, सोशल नीड्स के लिए, साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए और स्पिरिचुअल नीड्स के लिए, इन नीड्स को पूरा करने के लिए हम रिश्ते में आते हैं। ठीक है, हम दोनों अगर एक रिश्ते में हैं तो हो सकता है कि आप अलग नीड के लिए रिश्ते में और मैं अलग नीड के लिए रिश्ते में हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है कि सपोज एक वाइफ जो है वो रिश्ते में है लव एंड कनेक्शन के लिए, ठीक है, और जो हस्बैंड है वो शायद किसी और नीड के लिए रिश्ते के अंदर है, तो अभी दोनों सेम पेज में रहेंगे ही नहीं कभी। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि दोनों व्यक्ति की साइकोलॉजिकल नीड्स को समझा जाए, उन्हें ये बताया जाए कि तुम्हारा ये नीड है जिसकी वजह से तुम रिश्ते में लगातार उसे खोजोगे आप, और तुम्हारा ये नीड है जिसको तुम रिश्ते में खोज रहे हो। प्यार से रिश्ता सिर्फ शुरू हो सकता है, लोगों को लगता है कि प्यार से रिश्ता चलता है, प्यार से यू कैन ओनली स्टार्ट रिलेशनशिप। एक पॉइंट के बाद में प्यार क्या है, आपके शरीर में केमिकल होता है ऑक्सीटोसिन, उसकी मौजूदगी से आपको प्यार का एहसास होता है। जैसे ही उसको डिप्लीट कर दें आपको कुछ प्यारा नहीं लगेगा। जो लोग आपको प्यार कर रहे थे आपको वो प्यारे नहीं लगेंगे, जिस काम से आपको प्यार था वो प्यार भी खत्म हो जाएगा अगर आपके अंदर से ऑक्सीटोसिन डिप्लीट कर दी, जो कि शादी के 3 साल 4 साल 5 साल बाद वैसे ही डाउन हो जाने वाला है। तो अब सिर्फ प्यार से आप रिश्ता नहीं चला पाएंगे, आपको अगर एक मधुर इवॉल्विंग रिश्ता चलाना है तो एक दूसरे की साइकोलॉजिकल नीड्स को समझिए और उन्हें पूरा करने का प्रयास कीजिए। अनफॉर्चुनेटली हर रिश्ते में हर व्यक्ति सिर्फ अपनी नीड पूरी करवाने में लगा हुआ है, उसे लगता है कि मेरा पार्टनर मेरी नीड को पूरा करे, और सामने वाला पार्टनर कह रहा है कि इसे मेरी नीड पूरी करनी चाहिए, और जब वो नीड पूरी नहीं होती तो आपको लगता है कि ये व्यक्ति मुझसे प्यार नहीं करता। एब्सोल्युटली। तो प्रॉब्लम वो नहीं है, हो सकता है आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है लेकिन उसको समझ ही नहीं है कि आपकी नीड क्या है, वो तो अपनी जो नीड है उसी में ही एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दिस मिसअंडरस्टैंडिंग इज देयर। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स नीड्स। NLP में तो असेसमेंट्स होते हैं जिन असेसमेंट से आप नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड अपने पार्टनर की नीड को भी आइडेंटिफाई कीजिए और पहले चेक कीजिए कि आप कितना समझ रहे हैं अपने पार्टनर को। ट्रू। हम समझने का दावा करते हैं मगर ज़्यादातर पता है हम अपने पार्टनर के सिर्फ बिहेवियर और हैबिट को समझ रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। उसको डीपली उसकी क्या नीड्स है ना उन्हें नहीं समझ रहे होते। हमें ऊपर ऊपर से समझ में आता है बस। दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन।
वाओ सर, आई मीन सच अ डीप इंसाइट एंड बहुत ही वैल्यूएबल कॉन्वर्सेशन हमारे हो रहे हैं एंड आई विश कि बहुत सारे लोग इससे कुछ क्लूज निकाल पाएँ, क्योंकि दोस्तों 1 घंटे में तो सब कुछ समझाया नहीं जा सकता आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं रिश्तों के बारे में, लेयर्स पे लेयर्स हैं। कभी आप योगेंद्र सर का 2 दिन का वर्कशॉप ज़रूर अटेंड करें। इस वीडियो के नीचे मैं लिंक शेयर करूँगा उनकी टीम का, उनके सारे पेजेस का। साथ में मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच मेरा पूरा देखें। पूरे 28 दिन में आप में से हर एक इंसान को बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी इन चीज़ों पे। पर ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बहुत ही सरल कर सकती हैं। ज़िंदगी सरल है सर, है ना। कॉम्प्लेक्स हम लोग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, लोग इंसान कॉम्प्लेक्स बना देता है। मैं बहुत कॉम्प्लेक्स था, ऐसे सोचता था कि लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत चैलेंजिंग है, सुसाइड करने तक के ख्याल आते थे कई बार। लेकिन जब जीना शुरू किया और किसी अच्छे टीचर से गाइडेंस ली तो समझ में आया ये तो सेलिब्रेशन है। अच्छा, प्रॉब्लम भी आई है तो जब जब प्रॉब्लम आई है ग्रोथ ज़्यादा मिली है। सो ट्रू। जब जब बहुत ज़्यादा टफ तकलीफ़ें, तो ये लोग प्रॉब्लम से घबराते हैं। अब तो जब प्रॉब्लम आती है तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ, हाउ वंडरफुल, अब तो कुछ सीखने को मिलेगा। अभी आई थिंक 2-3 डेज बैक मैं साइना नेहवाल जी के साथ में आई वाज डूइंग पॉडकास्ट। तो उन्होंने ये एक इवेंट अपनी लाइफ का मेंशन किया है कि जहाँ पे वो ओलंपिक्स में क्वार्टर फाइनल में शायद 11-3 से आगे चल रही थी एंड देन शी लॉस्ट द गेम। शी वाज नॉट एबल टू प्रोसेस इट। शी सेड कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि मैं हार कैसे गई, क्योंकि मेडल आना था। तो 6-7 घंटे वो बंद रहीं कमरे में, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। कई बार विचार आए कि छोड़ देती हूँ, नहीं करना है, ये नहीं करना है, सब करना है। लेकिन अगले दिन बैग पकड़ के फिर से अपने ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस के लिए पहुंच गई। और उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही कि मुझे जितना मेरी फेलियर्स ने सिखाया है और उन्होंने जो मुझे पुश किया है, उतना कभी भी मेरी सक्सेस ने पुश नहीं किया। सो ब्यूटीफुल, सच अ ट्रू थिंग दोस्तों, दैट इज़ व्हाट इट इज़ माय डियर फ्रेंड्स। सो योगेंद्र सर, सच अ लवली कॉन्वर्सेशन एंड मुझे खुद को सीखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं माइंड में। डेफिनेटली समय का तकाजा है, बट देन लुक फॉरवर्ड टू डेफिनेटली हैव मोर सच सोलफुल कॉन्वर्सेशंस। एंड दोस्तों आप YSR सर के पॉडकास्ट देखिए, उनके सारे चैनल्स वगैरह को देखिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी आपके ब्रेन से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड। एंड देखिए, एक इंसान को पकड़िए और बहुत सारा डिटेल में सीखिए। ऐसे नहीं कि आज ये कॉन्वर्सेशन देख लिया, आज वो देख लिया, आज क्रिप्टो से रिलेटेड, आज पैसों से रिलेटेड, फिर रिश्तों से रिलेटेड। ट्राई टू ब्रिंग इट टू योर फर्स्ट साइकोलॉजी एंड एटीट्यूड, एंड उसके बाद देखिए मिरेकल्स ही मिरेकल्स होंगे। सर जाते जाते कोई और फाइनल मंत्रास ऑफ सक्सेस जो आपकी तरफ से लोगों को मिल सके? तो एक चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि नेवर फोकस ऑन इंटेंसिटी, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत बोरिंग होती है जी, ठीक है, लेकिन मुझसे कोई पूछे अगर कि इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल फोर्स क्या है, आई विल से कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट पावरफुल फोर्स। ट्रू। कि मतलब एक कोयला भी अगर कंसिस्टेंटली बहुत लंबे समय तक एक प्रोसेस से गुजरता रहे तो डायमंड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आप अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी के साथ में जितनी ज़्यादा आप दोस्ती कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आपको पता भी नहीं है कि आप क्या अचीव कर सकते हैं। सो कंसिस्टेंसी ज़रूर अपनी लाइफ में रखिए। सेकंड, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड भाव से अपने जीवन को जी सकते हैं, ग्रेटिट्यूड भाव से जिए। तीसरा, जितना हो सके अपने लाइफ को पर्पस दे करके जीना चालू करें। कि पर्पस भी एक बहुत पावरफुल फोर्स है इस यूनिवर्स की। कि एक मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन जाता है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ पर्पस का है। जब मोहनदास करमचंद गांधी को पर्पस मिल जाता है तब वो महात्मा बन जाता है। सो हैविंग अ पर्पस इन योर लाइफ इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो अगर आप कंसिस्टेंट हैं, पर्पस ड्रिवन है और ग्रेटिट्यूड में जीते हैं, तो आई थिंक ये 3 चीज़ें आपको कहीं से भी कहीं तक पहुंचा सकते हैं। क्या बात कही है आपने, सच अ ब्यूटीफुल वन। थैंक यू। सो दोस्तों, कंसिस्टेंसी से आप इन पॉडकास्ट को देखें, बहुत सारी चीज़ें लिए और इनसे कौन सा आपका पर्पस निकल के आ सकता है। जैसे देखिए, मैंने अपना जीवन का पर्पस एक ही समझा है कि यार जो मुझे नहीं मिला वो दूसरों को मिल जाए। इनफैक्ट बड़ा लकी रहा मैं कि योगेंद्र सर की ये सारी चीज़ें मुझे एकदम से कहीं से मिली, नहीं तो कुछ लगता ही नहीं था कि कुछ कर पाएंगे ज़िंदगी में। एंड जब मुझे मेरे टीचर्स मिले तो मुझे लगा यार
मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इस तरह से काम कर सकता हूँ, मेरा बिलीफ स्ट्रांग हुआ। True. और सेम माइट हैव हैपेंड विद यू। जी। तो मेरा एक ही पर्पस था कि भाई मुझे जिस तरह से ग्रोथ मिली वो सारी चीज़ें दूसरों को समझ में आ जाए, और शायद आपका भी वही पर्पस है कि आपको जो आता है वो सब दूसरों तक पहुँच जाए। जी। दोस्तों अपना पर्पस फाइंड आउट कर लीजिए, और उसके बाद दोस्तों जो हो रहा है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा है। इस समय आप जिंदा हैं, कई लोग तो जिंदा भी नहीं हैं, कई लोग हॉस्पिटल्स में हैं, कई लोग कहाँ हैं, आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इसका मतलब आपके साथ बहुत अच्छा है। तो एक बिलीफ मेरे टीचर ने मुझे दिया, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड यू कैन इम्प्रूव इट जॉयफुली हैप्पीली। आप ज़िंदगी में सब कुछ आज जैसा है कंप्लेन करना बंद करो, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड यू कैन इम्प्रूव इट जॉयफुली एंड हैप्पीली। फिर किसी पॉडकास्ट में मिलेंगे दोस्तों, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को सेव करके ज़रूर रख लीजिए, 3-4 बार देखिए एंड अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।